चलो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पूछेंगे पुराना और शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक जैसा है एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया। आज शुरू करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया। भारत के बारे में आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और वो भी बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि हम लोगों को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ ओवरव्यू लेना है। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बहुत डेप्थ में नहीं ले जाएंगे। पहले ज्योग्राफी के थोड़े बहुत बेसिक्स के बारे में आप लोगों को बता देंगे, फिर हम लोग और डेप्थ में जाएंगे। लेकिन इन बिटवीन अभी जो यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पिक्चर देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडिया। तो सबसे पहले आप लोग नोटबुक निकाल करके तैयार रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड के भरोसे मत रहिएगा कि स्लाइड बाद में तो मिल ही जाएगा, तो बाद में हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन भी करना है। जो इंपॉर्टेंट होगा आपको लगेगा कि खुद से नोट डाउन करना है, वो खुद से नोट डाउन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगेगा कि वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेट अस स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी यानी हमारा जो ग्लोब है, अगर हम लोग इसके बारे में बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया के पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे ग्लोब पर इंडिया का पोजीशन क्या है। वॉट एग्जैक्टली इज द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन आर ग्लोब। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी को देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आपको पेंटिंग में दिख रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, लेकिन स्केल पर नहीं है। स्केल पर मतलब एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है, जस्ट अ पेंटिंग। तो अभी यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के बीच का जो लाइन है, जो हमारे पृथ्वी को बीचों बीच दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, माइंड यू, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। और ये कभी कोई वास्तविक रेखा है नहीं कि पृथ्वी पर यहाँ से वहां तक खींची हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? इक्वेटर। और ये इक्वेटर, इसको डिग्री में अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, डिग्री में किस तरह से बात करते हैं, डिग्री के बाद फिर मिनट्स आता है, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे जब स्पेशल इसके लिए चैप्टर पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अभी हम लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस जानना है कि पृथ्वी को जो दो बराबर हिस्सों में बांटती है ये लैटिट्यूड, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, उसको हम लोग नर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाले को नर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जल्दी से एक ग्लोब बनाएंगे आप लोग, ठीक है। एक्टिविटी करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले ये एक ग्लोब बनाइए बड़ा सा, उसमें इक्वेटर बनाइए, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। दिस पोर्शन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फेयर। स्पेलिंग ढंग से लिखना, स्पेलिंग लिखने में बहुत बार हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो हेमिस्फेयर की स्पेलिंग HEMISPHERE, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, डन। नाउ अभी ये ऊपर वाला हिस्सा, ऐसा दिन और रात नहीं है, ये जानबूझ करके मैंने दो डिफरेंट कलर्स में दिखाया ताकि आपको पता चले कि ये नॉर्दर्न और सदर्न। अभी हमारे पृथ्वी के बारे में तो ये पता चल गया कि दो हिस्सों में बटा हुआ है इक्वेटर के जरिए। इस लेक्चर में हम भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का पोजीशन क्या है? क्या वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या वो सदर्न हेमिस्फीयर में, या दोनों के बीच में, आधा नॉर्दर्न है आधा सदर्न है? मैं आप लोगों से सिर्फ गेस वर्क करने के लिए बोलूंगा। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये चीज बताना है, आपको गेस वर्क करना है किधर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हम इंडिया के बारे में जान रहे हैं। अभी पृथ्वी के बारे में हमें जानने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, यहाँ पर ऊपर एक और लैटिट्यूड है जिसको 30 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, और नीचे भी एक 30 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको कि हम 30 डिग्री नॉर्थ, ऊपर वाले को, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये 30 डिग्री साउथ क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का पोजीशन इन सारे लैटिट्यूड्स के बीच में कहां पर है? क्या वो पूरी तरह से 0 डिग्री के नॉर्थ में है, 0 डिग्री यानी कि इसके नॉर्थ में है, या 0 डिग्री के साउथ में है, या एकदम बीचों बीच इंडिया इसके बीच में है, जिसमें कि दो इंडिया को ये इक्वेटर बीचों बीच कट करता हो? क्या ऐसा पोजीशन है? आपको गेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम इंडिया को भी बनाते हैं, और इंडिया को बनाते हैं ये ए। क्या आपको लगता है इंडिया का पोजीशन ऐसा है? इंडिया इस तरह से है। बी अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं, सी अगर हम लोग ये बात करते हैं, क्या इंडिया का पोजीशन इस तरह से है? या डी इंडिया का पोजीशन ऐसा है, या इंडिया इस तरह से है, या इंडिया ऐसा है? अभी आपको गेस करना है। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। यू हैव दीज 5 ऑप्शंस, 6 हो गए ना, एफ 6 ऑप्शंस। तो इन 6 ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन कौन सा है, बताइए।
इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन कौन सा होगा? ई, कोई भी गेस वर्क करना है, अभी एग्जैक्टली मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जानना ही है, ठीक है? ई। तो चलिए आइए देखते हैं कि इज इट ई, ए, बी, सी क्या है एग्जैक्टली। एक्चुअली हम सदर्न हेमिस्फेयर में बिलोंग नहीं करते हैं। वी डू नॉट बिलोंग टू सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज का मैं नाम बताता हूँ जो कि पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है? उसमें से एक है न्यूजीलैंड, और एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि अभी वर्ल्ड कप मैच भी चल रहा है, दैट्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में, तो हम सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फेयर में हैं। हम इक्वेटर को टच भी नहीं करते हैं, और हम पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फेयर में। गॉट माय पॉइंट? तो इक्वेटर को हम टच नहीं करते हैं, पूरी तरह से हम नदर्न हेमिस्फेयर में। तो एफ खत्म, ई ऑप्शन गॉन, और डी भी खत्म। तो अभी बताइए ए, बी और सी, आप गेस करते हैं। अभी आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, इस 3 ऑप्शंस में अभी आप गेस करो कि कौन सा एग्जैक्ट पोजीशन है इंडिया का। गेस ही करना है, आप गलत हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बी, चलिए देखते हैं, गेस वर्क कभी कभी सही भी होता है। तो बी इज द करेक्ट पोजीशन, यानी हमारा जो पोजीशन है ना, वो बी इज एग्जैक्टली आर पोजीशन, इंडिया का पोजीशन। यानी 30 डिग्री वाली जो लाइन है ना, वो इंडिया को कट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली बीच में कट नहीं कर रहा है। अगर हम सी को देखते हैं तो लगभग ये बीच में कर रहा है, ए तो एकदम बीच में कर रहा है, ठीक है? और बी को सिर्फ ऊपर के हिस्से में थोड़ा कट कर रहा है, बाकी नीचे का पूरा हिस्सा कहाँ है? 30 डिग्री से नीचे, लेकिन 0 डिग्री से ऊपर। ये हमारा इंडिया का पोजीशन है। तो आपको इंडिया का पोजीशन वहां पर ड्रॉ करना है। एक ही पोजीशन ड्रॉ कीजिए जिससे आपको पता चले कि इंडिया का एग्जैक्ट पोजीशन ये है, ठीक है? डन। ये इंडिया का हमारा पोजीशन है, अब याद रहेगा हमारा पोजीशन कहाँ है? 30 डिग्री और 0 डिग्री, इस दोनों के बीच में मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा इंडिया का जो है इसी दोनों के बीच में पड़ता है, और जो थोड़ा सा हिस्सा है इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन, वो 30 डिग्री के थोड़ा ऊपर है, ठीक है? याद रहेगा, यानी 30 डिग्री अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 0 डिग्री यहाँ पर 1 डिग्री होगा, यहाँ 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारी डिग्रियां होंगी, और यहाँ तक जाते जाते 30 डिग्री। एग्जैक्टली क्या है 30 डिग्री, ये सब चीज हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ याद ही रखना है आपको, ठीक है? और फाइनली यहाँ तक जाते जाते कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इधर से फिर जीरो से नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री, 2, 3, 4 करके यहाँ तक 30 डिग्री, और यहाँ तक फाइनली आएंगे तो 90 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाता है 25 डिग्री लैटिट्यूड इंडिया से होकर के गुजरती है, राइट और रॉन्ग? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री तो गुजर ही रहा है, तो 25 डिग्री भी इंडिया से होकर के गुजरेगा। अब एग्जाम में कुछ भी आएगा, अगर बोलेगा 2 डिग्री लैटिट्यूड गुजरती है या नहीं, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि ये वाला टच करता है या नहीं 2 डिग्री को। ये आने वाले समय में देखते हैं कि ये 8 डिग्री को टच करता है, कि 6 डिग्री को टच करता है, या 2 डिग्री को भी टच करता है, ठीक है? आगे आने वाले समय में देखते हैं। तो दिस इज आर पोजिशन ऑन द ग्लोब। ये तो समझ में बात आ गई, यानी हम पूरी तरह से कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में हमारा एक भी हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, ये इंडिया है ग्लोब पर, तो अभी देखते हैं डिग्रीज के हिसाब से ये कौन सा है? 0 डिग्री, ठीक है? ये 0 डिग्री, ये आपको दिख रहा है इस तरह से पोजीशन, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये 0 डिग्री यानी कि ये इक्वेटर है। तो अभी यहाँ पर इंडिया है, ये इस तरह का, ये हिमालय का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इधर पाकिस्तान, इधर हमारा प्लेट्यूज है, इधर मैदान वाला हिस्सा ग्रीन में दिख रहा है। तो ये हमारा जो है 30 डिग्री नॉर्थ का है। तो एग्जैक्टली देखो इंडिया इस तरह से दिखता है ग्लोब पर, कि 30 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से जा रहा है, तो इतना सारा हिस्सा 30 डिग्री से ऊपर है, ऑलमोस्ट 7.6 के आसपास, ठीक है? मतलब 7.5 डिग्री ऊपर है 30 से लगभग 7.5 डिग्री और ज्यादा, यानी 37.6। डू वी अंडरस्टैंड? पक्का? ओके, चलिए ये था हमारा पोजीशन। अब हम लोग बात करते हैं, ये पूरे ग्लोब का पिक्चर लिया है हमने। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री देखो है, ये ऊपर करते करते 90 डिग्री तक गया है, नीचे भी करके 90 डिग्री तक गया है, ठीक है ना? तो अभी इंडिया को हमने, ये ग्लोब को, पूरे अर्थ को हमने, ये पूरा अर्थ था, हमने अर्थ के बीचों बीच एक लाइन खींचा था, जिसमें ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर बोल रहे थे, ठीक है? अभी पूरे अर्थ को हम अगर इस तरह से वर्टिकली एक हम सर्कल बनाए, तो इधर ग्लोब का एक हिस्सा इस तरफ होगा और दूसरा हिस्सा इधर। तो इधर अगर ये वाला लाइन बनाए थे तो ऊपर का 2 हिस्सा आया था, तो ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न, ठीक है? समझ गए? और इस तरफ में अगर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो इधर क्या होगा? ईस्ट, और इधर क्या होगा? वेस्ट। तो अगर पूरे पृथ्वी को हम लोग इस तरह से एक सर्कल से डिवाइड करें, इधर के हिस्से में, इधर हिस्से में, और ये 2 बराबर बराबर पृथ्वी को बांट रहा हूं, तो इधर वाला हेमिस्फेयर क्या कहलाएगा? ईस्टर्न, और इधर वाला वेस्टर्न। तो अभी हमने तो देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम बिलोंग कर रहे हैं। अब बात होती है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हम लोग कौन से हेमिस्फेयर में बिलोंग करते हैं?
यानी इंडिया का ईस्टर्न हेमिस्फेयर या वेस्टर्न हेमिस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेटर है। और ये जो लाइन है, ये लाइन 0 डिग्री कहलाता है। ये लंदन के पास एक ग्रीनविच करके सिटी है, वहां से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर से ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो खींचा गया, इसको 0 डिग्री माना गया। ठीक है, सारे लोगों ने इसको ही 0 डिग्री माना। अभी इसको क्यों माना, कैसे माना, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम लोग बाद में सीख लेंगे। लेकिन इसके इस तरफ का हिस्से से लेकर के ये जो एक पृथ्वी पर सर्कल तो बना रहा होगा, अगर ये सर्कल बना रहा है तो सामने से ये 0 डिग्री दिख रहा है, तो इधर से ये सर्कल का ये लाइन यहाँ भी टच कर रहा होगा, तो ये पीछे का जो लाइन होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी आगे 0 डिग्री और पीछे 180 डिग्री। अभी सिर्फ आपको चीजें याद ही रखनी है। क्यों होता है, जब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे उस समय और ज्यादा विस्तार से इसको पढ़ेंगे। बस, तो ये वाला यहाँ 0 डिग्री से लेकर के ये 180 डिग्री वाला जो मेरिडियन है, ये वाला हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर 0 डिग्री से फिर इधर से 180 डिग्री वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर। पक्का। तो इंडिया का जो पोजीशन है, अभी जैसे कि आपको सामने ही दिख रहा है कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो इधर बात करते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इस तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इंडिया का जो पोजीशन है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो अगर इंडिया के हेमिस्फेरिकल पोजीशन के बारे में आपसे कभी भी कोई पूछे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, और हेमिस्फेयर अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात करें तो पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। याद रखना, अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं तो हमारा टाइम लंदन के टाइम से पहले आएगा। ठीक है, और वो हम लोग कितना है, 5.5 घंटा है, 6 घंटा है, थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5.5 घंटा हम लोग लंदन से आगे हैं। ठीक है, लंदन का टाइम अगर हमें निकालना होगा तो हम यहाँ के टाइम से क्या करेंगे, उतना घंटा पीछे माइनस करेंगे। ये सब चीज हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर के बाद। पक्का, इतना तो पता हो गया ना। कभी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप बता सकोगे इतने दूर तक में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंटीपोड ऑफ इंडिया या एंटीपोडल पोजीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंटीपोड का मतलब क्या होता है, अगर ये ग्लोब है, ठीक है, हमने देखा ये ग्लोब, ये हमने देखा कि हमारे सामने, तो इंडिया के ठीक पीछे क्या होगा, वो एंटीपोड है। एंटीपोड का मतलब ग्लोब पर एग्जैक्टली इंडिया का अपोजिट पोजीशन क्या होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, तो आपको ये बता रहे हैं, देखो ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, विच कॉन्टिनेंट इज दिस, अगर गेस करना है, ये आपको पता है, साउथ अमेरिका। और ये नॉर्थ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन का है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में ही यहाँ पर एक कंट्री है चिली। ठीक है, चिली। ठीक है, तो चिली के कोस्ट के बाजू में पेरू भी इधर ही है, चिली भी इधर है, तो आप चिली के कोस्ट को बोलिए या पेरू के कोस्ट को बोलिए, या आप लैटिन अमेरिकन कोस्टल रीजन बोलिए, इधर पैसिफिक कोस्ट में। इस जगह पर इंडिया का एग्जैक्ट एंटीपोडल पोजीशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इंडिया का पोजीशन ये उल्टा इसलिए क्योंकि ग्लोब पर अगर पीछे जाएंगे तो वो उल्टा स्ट्रक्चर है, इस कारण से। तो एंटीपोडल पोजीशन इंडिया का इस तरह से बन रहा है यहाँ पर। तो एंटीपोड ऑफ इंडिया कौन से महासागर में इंडिया का होगा, तो पैसिफिक ओशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कौन से कोस्ट पर, आप चिली के कोस्ट पर बोल सकते हो, पेरुवियन कोस्ट बोल सकते हो। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड, पक्का। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, आपको बताया था ग्लोब पर। अगर हम लोग बात करें ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, इस तरह से जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो लाइन क्या हो रहा है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, और इस तरह से लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पूरे ग्लोब पर तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन, लैटिट्यूडनल पोजीशन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहा है, तो ये तो हमने देखा कि 30 डिग्री से थोड़ा ऊपर और बाकी 0 डिग्री से ऊपर, यानी 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में मेजॉरिटी पोर्शन इंडिया का है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन कितना है, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वाला जो लाइन जा रहा है जो इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप को टच कर रहा है, कन्याकुमारी। ठीक है, नाम सुना है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन भी इसका पुराना नाम है, केप कोमोरिन, याद रखना। तो ये कन्याकुमारी के पास से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, या कन्याकुमारी से एग्जैक्टली जो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया का मेन लैंड बोल रहे हैं, इंडिया मेन लैंड इंडिया का। तो ये जो लैटिट्यूड है यहाँ से गुजर रहा है, ये क्या है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स। इसको क्या पढ़ते हैं, 4 मिनट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया ये पास में, और अभी भी बता रहा हूँ कि इस सब चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में। ये नॉर्थ क्यों लिखा है इसको, कि अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री कहाँ होगा, थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि इंडिया का ये टिप जो है वो क्या है, 0 डिग्री से तो ऊपर है। तो 0 डिग्री से कितना ऊपर है, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 0 डिग्री से ये 8 डिग्री और 4 मिनट, यानी 8.4
डिग्री आप बोल सकते हो। अगर मिनट्स में लिखने आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो 8.4 डिग्री आप लिख सकते हो, ठीक है? समझ गए? अभी जैसे ₹4.5 आपको लिखना हो, 4.5 आप क्या लिखते हो? रुपीज़। आपको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हो? 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे, यही लिखते हैं, 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आपको पैसे लिखने का मन नहीं है तो क्या लिखते हो? ₹4.5, ऐसा ही बोलते हो। तो आप सीधा बोल सकते हो 8.4 डिग्री, ठीक है? लेकिन आप मिनट्स में लिख करके रखते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, इंडिया का अपर मोस्ट टिप जो है वो कितना होगा? 37.6। आपको अभी इसके पहले भी बताया 37.6, ठीक है? 37 डिग्री और 6 मिनट्स। और ये भी क्या होगा? नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। तो इंडिया का ये पोजीशन होगा। मैप बनाना आता है? मैप बनाना आता है? नहीं आता है तो सबसे पहले एक इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए। जल्दी से बनाना शुरू कीजिए इंडिया का मैप, तभी आप सीखेंगे। अगर इंडिया का मैप बनाना नहीं आएगा तो बाद में ज्योग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? अब उसके बाद फिर ड्रॉ करके ये सारा लिखना शुरू कीजिए आप। प्रैक्टिस अभी से डालेंगे, भले ही अभी थोड़ा मैप अच्छा ना बने, लेकिन प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो कुछ दिन में मैप ड्रॉ करना शुरू कर देंगे हम लोग। इसलिए पीपीटी पर पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को हो जाती है, क्योंकि पीपीटी पर उनको लगता है सब कुछ सामने है तो क्या लिखना है उनको जल्दी समझ में नहीं आता है। ऊपर में अब लैटिट्यूड बनाइए, अगर पिक्चर बन गया है तो ऊपर लैटिट्यूड बनाएंगे। कितना? 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नीचे कितना बनाएंगे? 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। हो गया? अभी ये लैटिट्यूडनल पोजीशन में, लेकिन देखो इंडिया का मेनलैंड सदर्न टिप जो है वो यहाँ पर है, कन्याकुमारी, और ये नॉर्थ कम नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट जो टिप है वो लद्दाख लेह के पास से होकर के गुजरता है, इस तरह से 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं, ये अंडमान निकोबार का जो हिस्सा है ये भी तो इंडिया का ही है, इसको हम इंडिया से अलग कर देते हैं? नहीं। तो इंडिया का जो एग्जैक्टली सदर्न टिप है वो कन्याकुमारी नहीं है। वो कौन सा है? ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है ना, ये गोल यहाँ पर, ये है, ठीक है? और ये कहाँ पर है? ये किस जगह पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये जो सदर्न टिप है, यहां से भी तो एक लैटिट्यूड गुजरता होगा, और वो लैटिट्यूड का है 6.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और 6.7 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो इस सदर्न मोस्ट टिप से होकर के गुजरता है। तो इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप अगर आपसे पूछा जाए विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दिस इज इंदिरा पॉइंट। ये याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो सबसे पहले ये सारा चीज आपसे पूछेंगे कि क्या है, जितनी भी चीजें आज के लेक्चर में हुई, ठीक है? इंदिरा पॉइंट याद रहेगा, पक्का? तो इंदिरा पॉइंट, ये रेड लाइन जो है, जो लैटिट्यूड जा रहा है वो कितना है? 6.7। तो एग्जैक्टली इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, एक्सटेंट है, वो कहां से कहां तक है? 6.7 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.6 डिग्री। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं यहां से यहां तक का स्ट्रेच कितना डिग्री हुआ? अगर हम लोग बात करते हैं मेनलैंड टू मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो क्या करना होगा हमें? 37.6 डिग्री नॉर्थ को माइनस करेंगे किसमें? 8.4 डिग्री नॉर्थ में, तो वो क्या आएगा? 29.2। और 1 डिग्री बराबर समवेयर अराउंड 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर होता है? अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो इंडिया का कुछ तो होगा डिस्टेंस। अगर आप बोलते हो ना कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो कुछ तो डिस्टेंस, कितना भी किस किलोमीटर में होगा, तो कितना किलोमीटर में होगा, तो कैसे पता चलता है? तो वो तो किलोमीटर हम लोग मेजर कर लेते हैं बाय रोड। लेकिन अगर इस तरह से लैटिट्यूड वाइज किलोमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किलोमीटर हम सीधा 111 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक बेसिक चीज है, आपको समझ के रखना है। 2 लैटिट्यूड यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री का जो बीच का डिस्टेंस है वो लगभग कितना है? 111 किलोमीटर। इतना याद रखना, ठीक है? ओके, अभी यहाँ बताओ 0 डिग्री यहाँ है, चलिए ध्यान दीजिए इस तरफ, यहाँ पर तो हम बताते हैं 0 डिग्री यहाँ है, ठीक है? अगर 0 डिग्री यहाँ है और ये इंडिया का मान लो ये 8 डिग्री है, तो इक्वेटर से इंडिया कितना दूर है? 1 डिग्री बराबर
तो 8 डिग्री बराबर कितना हो गया? 8 डिग्री बराबर 8 इंटू 111 यानी 888 यानी समवेयर 900 किलोमीटर। तो मतलब इंडिया का सदर्न टिप इक्वेटर से कितनी दूर है? और अराउंड या अप्रॉक्स 900 किलोमीटर। आप बहुत आराम से बोल सकते हो। समझ में बात आई या नहीं? पक्का? तो उसी तरह से अगर 29.2 डिग्री है तो वो कितना किलोमीटर हो रहा है? आप 111 से मल्टीप्लाई करो। 29 इंटू 111 कितने हो गए? 999222 कितने हो गए? हाँ कितने हो गए? 32 का। यहाँ कितना है? 3214। ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, ये 111 धीरे धीरे कम होता है या ज्यादा होगा? 111 कम होगा या ज्यादा होगा? लैटिट्यूडनल पोजीशन जो होता है ना, वो बहुत ही सिंपल वेरिएशंस होता है। ऊपर में पृथ्वी क्या है ना, देखो ध्यान से समझते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन फिर भी आ रहा है आपका कितना वैल्यू? 3219। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3214। एक्चुअली जैसे जैसे होता है ना, पृथ्वी ऊपर से थोड़ी चपटी है, पूरी तरह से गोल नहीं है फुटबॉल की तरह। दिखने में पूरी तरह से गोल ही दिखेगी आपको, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा फ्लैट है और इधर थोड़ा बल्ज हो गया है। ठीक है, इसके कारण से पृथ्वी का पोजीशन भी यूनिक है, जिसको जियोइड शेप बोलते हैं। ये हम लोग सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी इसके कारण से ये थोड़ा वेरी करता है, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। डू वी अंडरस्टैंड? पक्का याद रहेगा? तो इसके कारण से हम एग्जैक्ट ढूंढेंगे 3219 तो नहीं मिलेगा, फिर भी आपको वो फिगर तो लगभग मिल रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको याद करके रखना। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है तो अभी बात कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में हम लोगों ने तुरंत में बात किया कि इक्वेटर से हम लोग कितने दूर पर हैं। तो इक्वेटर से ये देखो, ये ब्लैक वाला जो डॉट है वो क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, अगर ब्लैक वाले डॉट के बारे में बात करें तो वो इक्वेटर है। रेड वाला डॉट जो है, रेड वाला जो डॉटेड लाइन है वो कौन सा लाइन है? जो केप कोमरिन को टच करता है, यानी कि कन्याकुमारी को टच करके जाता है। और जो ब्लू लाइन है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट को। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो समवेयर हम लोगों ने बात किया कि समवेयर अराउंड 900 किलोमीटर, तो 933 किलोमीटर। अगर इंदिरा पॉइंट से बात करें तो हम लोग लगभग 750 किलोमीटर है। और यहाँ से अगर आप अब इसमें माइनस कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक, तो इस दोनों के बीच का पोजीशन, दोनों के बीच का कितना किलोमीटर होगा? 933 और ये 752। ठीक है, यानी 50 किलोमीटर, 48 किलोमीटर इधर ले लो और बाकी 33 किलोमीटर वहां पर ले सकते हो। 181। तो 933 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है? इक्वेटर से कन्याकुमारी तक। और अगर इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करें तो 752 किलोमीटर रफली। तो यू हैव टू मेमोराइज सच फैक्ट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने आपके काम के नहीं है, लेकिन बाकी सारे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देखा, लैटिट्यूड में मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वहां पर कहाँ से कहाँ तक है। अभी वर्टिकल लाइन में देखते हैं इंडिया। अभी ये हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है पूरी तरह से उसके बारे में। तो अभी देखते हैं ये वाला जो लाइन है ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। अभी आपको मैंने बताया कि ये ग्लोब है, इस तरह से अगर हम लोग लाइन खींच रहे हैं तो ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी होगा, कहीं से तो कहीं होगा। तो इसमें ये जो बीच से जो लाइन आया, इस बीच वाले लाइन को हम लोगों ने क्या कहा था? प्राइम मेरिडियन, यानी 0 डिग्री। और इधर वाले को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर वाले को वेस्टर्न हेमिस्फेयर, यही कहा था हमने। तो इंडिया हमेशा किधर है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यही हमने सीखा था। अगर इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में तो वो जो डिग्री और मिनट्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उसके बाद क्या लिखाएगा? ईस्ट या वेस्ट लिखाएगा? तो हमेशा ईस्ट ही लिखाएगा। जैसे इधर लैटिट्यूडनल पोजीशन में हमेशा क्या लिखा रहा था? नॉर्थ, क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फेयर में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे? डिग्री और मिनट्स के टर्म में जब भी लिखेंगे तो उसके बाद हमेशा क्या लिखना है? ईस्ट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये कितना है? अभी देखो 0 डिग्री कहाँ होगा? समवेयर इधर होगा। यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री होगा। उसी तरह 2 3 4 और ये सारे ईस्ट में है। ऐसे करते 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 यहाँ पर आया तो ये कितना डिग्री है? 68.7 डिग्री ईस्ट। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखिए ईस्ट, 67 डिग्री ईस्ट।
चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर से जो आता है, ठीक है, ये जो कि इंडिया के एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा है स्टेट? अरुणाचल प्रदेश का है। तो अरुणाचल प्रदेश को ये टच करता है, और इधर कौन से स्टेट को टच कर रहा है? ये गुजरात स्टेट, वो तो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गुजरात को टच कर रहा है, ठीक है। गुजरात में अगर डिस्ट्रिक्ट बात करें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश को कौन सा कर रहा है? 97.2 या 97.25। और सबके साथ क्या लिखना है? ईस्ट। ये ईस्ट कब तक लिखते जाएंगे? जब तक 180 नहीं पहुंचे। 180 में क्या लिखेंगे? ईस्ट या वेस्ट? तो 0 डिग्री में क्या लिख रहे हो? कुछ भी नहीं। तो 180 डिग्री में भी ना ईस्ट लिखेंगे ना वेस्ट लिखेंगे, ठीक है, याद रहेगा? पक्का? ओके। तो अभी ये यहां से यहां तक किलोमीटर्स अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए अभी हम लोग यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये भी तो किलोमीटर में होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं तो ये भी तो किलोमीटर में होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने ये यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर में देखा, लगभग कितने किलोमीटर थे? 3214 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो कुछ किलोमीटर होना चाहिए। अभी 1 डिग्री लैटिट्यूड बराबर बताया, क्या बताया? 111। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस होगा यहाँ से वहां तक का? 28.55, यानी 28.5। अब इंटू 111 करो, कितना आता है? इसको 111 करेंगे तो कितना आएगा? कितना? 3? श्योर हो? आ कितना रहा है यहाँ? ओके, इधर से इधर का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ तो कितना डिग्री था? 29.2। और इधर से इधर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 28.5, मतलब ऑलमोस्ट 29 ही है। इधर भी 29, उधर भी 29। तो इधर कितना आया था? 32। और इधर कितना आ रहा है? 2933। इतने का डिफरेंस कैसे हो सकता है, जबकि दोनों तो लगभग 29 डिग्री है, ऑलमोस्ट 20 डिग्री, 29 डिग्री है ना, 0.5 डिग्री का ही फर्क है। फिर भी इतने का डिफरेंस कैसे आ रहा है? 200 से ज्यादा डिग्री का फर्क हो गया, ये सॉरी 200 से ज्यादा किलोमीटर का फर्क हो गया। क्यों? रीजन बता सकते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट इन द इनिशियल स्टेज, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ एक बार दिमाग पर जोर डालो और बताओ। वैसे हम लोग इसके बारे में बाद में और विस्तार से पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ सोच सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एट दिस इनिशियल स्टेज, आई डू एडमिट। अभी ध्यान से समझना, ये जो है लैटिट्यूड, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं भी समझ में आएगा टेंशन मत लेना, आगे चल करके इसको और अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। अभी जितना समझ में आएगा बस उतना ही ध्यान में रखना। ये लैटिट्यूड है, और लैटिट्यूड इक्वी डिस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है हर लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो एकदम बराबर है, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस 2 से 3 में भी होगा, इसीलिए बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखें तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत चौड़ा है ना, विड्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दो लॉन्गिट्यूड ऊपर जा रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्यों? टेपर्ड हो रहा है, क्योंकि ये सारा लॉन्गिट्यूड कहाँ मिल रहा है? एक पॉइंट पर ऊपर, एक पॉइंट पर नीचे, जिसको पोल्स कहते हैं। ऐसा इसके साथ नहीं होता है, लैटिट्यूड के साथ नहीं होता है। लैटिट्यूड में सारा एक पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, बल्कि सारे अलग अलग हैं, तो इक्वी डिस्टेंट होगा। ये इक्वी डिस्टेंट नहीं होता है। तो यहां पर देखो, ये और ये, अगर इसको फिर से समझते हैं, बड़े पिक्चर में समझते हैं। ये एक बड़ा सा पिक्चर बना है, ठीक है, बड़ा सा पिक्चर में यहां पर एक मेरिडियन लिया, ये दूसरा मेरिडियन है, इस तरह से होगा ना, और ये इक्वेटर है, ठीक है, पक्का याद रहेगा। अभी ये इक्वेटर में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, समझ लो। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1 डिग्री 111 किलोमीटर। इक्वेटर पर कितना है? 111 किलोमीटर। और यहां पर मान लो ये 1 डिग्री है और ये कितना है? 2 डिग्री, ठीक है। और दोनों क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मान ले रहे हैं कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर पर उसी लॉन्गिट्यूड पर यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर। लेकिन सेम 1 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड,
और 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जैसे जैसे हम पोलवर्ड्स जाएंगे ये डिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये 100 किलोमीटर ही रहेगा या उससे कम होगा? कम हो जाएगा। तो समवेयर अराउंड यहाँ पर आके 90 हो जाएगा, समवेयर अराउंड यहाँ पर 45 हो जाएगा, एट द एंड वो कितना होने जा रहा है? 0। तो इसीलिए मान लो, अभी अभी ध्यान से समझना इसको और अच्छे से बताना, मुझे ध्यान से समझना और ढंग से बताना। अगर मान लो ये पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है इंडिया का, ठीक है। अभी इंडिया ये इक्वेटर है और इंडिया समवेयर यहाँ पर है। तो अभी इंडिया जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये वाला स्ट्रेच कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ये वाला 2 लॉन्गिट्यूड का स्पेस बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए यहां से यहां तक इंडिया देखो 0 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री ऊपर है, तो यहां से यहां तक का अगर हम बात करते हैं पूरा एक्सटेंशन पूरा, तो ये कितना आ रहा है? 293। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा क्या होता है, एक्सटेंशन कम होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो यहाँ 0 डिग्री पर लेते तो कितना होता है? 111 किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले रहे हैं तो वो 0 डिग्री से थोड़ा तो ऊपर गया, तो थोड़ा तो डिस्टेंस कम हुआ होगा। तो उसके कारण डिग्री सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद भी डिस्टेंस क्या है? कम हो गया। डिड वी अंडरस्टैंड? बात समझ में आई या नहीं? सिर्फ सर तो नहीं हिला रहे हो ना कि हाँ समझ में आया ना? पक्का ना? ओके। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पता नहीं। इसको इमेजिन करना शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन थैंकफुली आपको समझ में आ गया। ग्रेट। यहाँ तक तो समझ में बात आ गई पूरी तरह से। अभी अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है एक्सट्रीम एंड्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब अगर हम लोग देखें, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, एक्सट्रीम छोर जिसको बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में अभी हम लोग समझ लेते हैं एक्सट्रीम एंड्स इंडिया का। तो एक्सट्रीम एंड्स हम लोगों को पता है कहाँ कहाँ टच करता है। ये कितना डिग्री था? 68 पॉइंट पक्का? ये 98.25, ये 37 पॉइंट। अभी तुरंत में सारे फिगर जरूरी नहीं याद हो जाए, बस याद है आपको तो इट्स गुड। ये वाला कहाँ तक है? 8.4, ये 6.7। चलिए कल, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद करके आना है ये सारा चीज, ठीक है। तो चलिए एक्सट्रीम है कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये किबिथु है, ठीक है, एक गांव है जो कि एक्सट्रीम छोर पर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और ऑब्वियस सी बात है इधर कहाँ होगा? कच्छ में ही होगा, ठीक है। तो पहले उधर लिख लीजिए किबिथु, ठीक है। इस तरफ का जो पॉइंट है वो एक गुहार मोती करके एक जगह है कच्छ में, एक छोटा सा गांव है और मार्शी लैंड है। मार्शी मतलब थोड़ा दलदली, ठीक है, क्योंकि ये पानी वगैरह इधर से उस तरफ हमेशा ट्रांसग्रेस करता रहता है अंदर, तो इसके कारण से वो दलदली और थोड़ा मार्शी एरिया है। याद रहेगा? लिख लिया? गुहार मोती का है गुजरात। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो गुजरात के कच्छ जिले के गुहार मोती नामक गांव में पड़ता है, उसका एक्सटेंशन। और उधर किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ लद्दाख और लेह में। ये अभी ये क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग ये पॉइंट? अभी हम लोग जो इंडिया में जो पॉइंट है जहां तक इंडिया जा सकता है ऑफिशियली अभी, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो ये पॉइंट है, इंदिरा कोल करके जगह है लद्दाख और लेह पे। ये बेसिकली जो एरिया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली जो एरिया है यहाँ पर, ये इतना सारा एरिया जो है ना पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक POK, ये सारा एरिया। कौन सा? ये करते हैं ना, हमारा एक्सटेंशन तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली इंडिया कहाँ तक पहुंच सकता है? मतलब हम और आप अगर छुट्टी बिताने भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ तक जा सकते हो? इंदिरा कोल तक जा सकते हो, ठीक है। इंदिरा कोल से ऊपर 37 वहां पर नहीं जा सकते। तो हमारा सर्वे भी नहीं हो पाया ढंग से कि वहां पर कौन सा गाँव है एक्चुअली, तो हमें सर्वे करने के लिए वहां पहुंचना तो पड़ेगा। तो हम अपना चीज यहाँ इंदिरा कोल, ठीक है, याद रहेगा? लद्दाख और लेह रीजन में। और इतना सारा पोजीशन जो है, इतना सारा जो पोर्शन है ना, ये चाइना के कब्जे में है। यू अंडरस्टैंड? इतना सारा पोर्शन किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में।
तो एक्चुअल जो हिंदुस्तान में जो हिस्सा है अभी जहाँ पर कि हम जाते हैं, हम पहुँच सकते हैं, वो ये वाला ही फील्ड है बस। एक्चुअली हम लोग यहाँ तक वाला ही एरिया में, इतनी दूर तक में हम और आप रहते हैं अभी इंडिया में। अगर बात यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख लेह का जो हिस्सा है वो एक्चुअली इतना ही है अभी। तो इसके कारण से हमारा झगड़ा किससे किससे चलता रहता है, पाकिस्तान से भी चलता रहता है और चाइना से भी चलता रहता है। चाइना बोलता है ये अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ठीक है, वो सिक्किम पर भी अपना दावा ठोकता है और इधर का हिस्सा भी, बहुत सारा हिस्से पर वो अपना अधिकार करना चाहता है, जिसके कारण हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो वो सब चीज़ के बारे में हम लोग बाद में सीख लेंगे, ठीक है, जब इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब। अभी बस इतना ही समझते हैं। तो किबिथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया या ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गुवार मोती, ठीक है। ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। और लद्दाख लेह में वो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ तक कि हम ऑफिशियली पहुँच सकते हैं। वो तो सॉरी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ पर कि हम ऑफिशियली पहुँच सकते हैं, और वो क्या है, इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल याद रखना, लेह लद्दाख में याद रहेगा। और सदर्न मोस्ट टिप आपको बताया, मेनलैंड इंडिया का कौन सा है, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। उसका पुराना नाम क्या है, केप कोमोरिन, COMORIN, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन तमिलनाडु में मेनलैंड इंडिया का। लेकिन सदर्न मोस्ट टिप अगर बात करें पूरे इंडिया का तो दैट्स इंदिरा पॉइंट। अभी इंदिरा पॉइंट के बहुत सारे नाम हैं, इसको हम लोग पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आप चीज इसको याद रखें। अभी सनराइज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सूरज कहाँ उगता होगा, जो सबसे पूरब में है, सबसे पूरब में हमारा कौन सा एरिया है, सबसे पूरब में कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उग रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में सूरज कहाँ उगेगा, ऑब्वियस सी बात है, गुजरात में, ठीक है। इसलिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश में अभी जाओगे, ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 7 बज रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी कितना, ये तो गुजरात में 7 बज रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा, 7 ही बज रहे होंगे इंडिया में तो। और इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन हमने लिया है, दो है नहीं, 3 है नहीं। तो इसके कारण से इंडिया में हर जगह भी एक ही टाइम जोन होने के कारण हर जगह 7 ही बज रहे, लेकिन एक्चुअल टाइम वहां पर लगभग 9 बजे रात जैसा होगा, और हमारे यहाँ अभी 7 बजे जैसा है। डू यू अंडरस्टैंड। अगर आप इधर जाओगे ना तो यहाँ पर सनसेट जो होता है ना वो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आओ तो 6-7 बजे सूरज ढलता है ना। डिपेंड करता है कि आप जाड़े में हो या गर्मी में हो, ठीक है। जाड़े में रहते हो तो यहाँ पर अभी जल्दी सूरज ढल रहा है, तो अभी 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है। लेकिन गर्मी के समय देखो 7:30 बजे तक भी क्या होता है, उजाला होता है। लेकिन यहाँ पर अभी तो और जल्दी सूरज ढल रहा होगा। डू वी अंडरस्टैंड, पक्का। तो समवेयर अराउंड 2 घंटे का डिफरेंस है, तो ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। कितने डिग्री है ऑलमोस्ट, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, ये कितना था 97.25 यहाँ, और यहाँ कितना था 68 पॉइंट, यहाँ पर 68.7। अरे अभी सामने तो लिखा हुआ है, ये भी तो कम से कम बोलो, 68.7। तो दोनों के बीच में ऑलमोस्ट डिफरेंस कितना है, अभी याद रखना 1 डिग्री बराबर जो होता है ना वो लिखो, 1 डिग्री बराबर, ये 1 डिग्री कौन सा, लॉन्गिट्यूड, वो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं। मतलब सन जो है ये 1 डिग्री ट्रेवल करता है कितने मिनट में, 4 मिनट में। अभी पृथ्वी घूम रही है ना, तो सारा लॉन्गिट्यूड सन के सामने तो आता रहेगा। तो अभी सन के सामने, अभी ध्यान से समझो, अभी ये थोड़ा दिक्कत हो रही है ना समझने में। मान लो सन यहाँ है, ठीक है, इस तरफ, तो इस तरफ ईस्ट है, ये पूरा का पूरा हमारा ग्लोब है, पक्का। ये पूरा का पूरा ग्लोब है, अभी ध्यान देना सारे लोग, इस तरफ भी ध्यान दीजिए, ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब पर सामने ये एक मेरिडियन है, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री, पीछे 180 डिग्री। अभी 0 डिग्री के इस तरफ में होगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा ना, और 0 के इस तरफ में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन ये क्या कहलाएगा, वेस्ट, ये क्या कहलाएगा, ईस्ट। समझ रहे हैं। अभी जो अर्थ का जो रोटेशनल डायरेक्शन है ना वो इधर से इस तरफ से, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसा घूम रहा है। तो अभी समझ लो ये सन है, सन तो घूम नहीं रहा है, सन तो वैसा ही है। तो अभी पृथ्वी हमारी घूम रही है, तो पृथ्वी अगर इस तरह से घूम रही है तो 0 डिग्री अभी आपके सामने है, एक समय तो आएगा कि ये 0 डिग्री इसके सामने आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा डिग्री होगा, मान लो 90 डिग्री है अभी, ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4 करके यहाँ पर कौन सा डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मान लो 90 डिग्री अभी यहाँ है, तो थोड़ी अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री इससे भी घूमेगा, ठीक है। और इधर कौन सा होगा 89,
समझ रहे हो ना? इधर कौन सा होगा 89 और उसके पहले, तभी तो यहाँ आके 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मान लो 90 डिग्री अभी सामने अर्थ रोटेट कर रहा है तो 90 भी रोटेट कर रहा होगा। तो अभी सन के ठीक सामने कौन सा आया 89, उसके बाद कौन आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये जो सन का जो डायरेक्ट रे है पहले अभी 90 डिग्री पर था और थोड़ी देर के बाद वो किस पर गया 89 पर। तो ये जो जाने का 1 डिग्री का जो ये डिफरेंस हुआ यानी सन के डायरेक्ट लाइट का ये जो 1 डिग्री सन ने कवर किया, या इसको ऐसे बोल सकते हो अर्थ जो 1 डिग्री घूमी, आप इसको दोनों में से किसी भी तरह से ले सकते हो, या सन का डायरेक्ट रे 1 डिग्री ट्रेवल किया या अर्थ 1 डिग्री घूम गई रोटेट की, आप कैसे भी बोलो। ये कितना वक्त लगता है इसमें, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। समझ गए? अभी बाद में और डिटेल्ड वे में सीखेंगे इसको, जब उस समय सीखेंगे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स टाइम निकालना ये सारा उस समय अच्छे से सीखेंगे। अभी बस बेसिक चीजें हम लोग जान रहे हैं ताकि अभी ज्यादा दिमाग नहीं खराब हो, नहीं तो यूपीएससी से डर लगने लगेगा। ठीक है, और ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास है, फाउंडेशन क्लास, जिसमें आपको उंगली पकड़ के सिखाया जा रहा है। ठीक है, बाद में ये सब चीजें आपकी पढ़ी होगी तो जल्दी जल्दी उस समय सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करते हैं 1 डिग्री का बीच का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है अर्थ या सन का डायरेक्ट राइट, 4 मिनट में। ओके, तो 15 डिग्री कितने देर में ट्रेवल करेगा, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा, यानी 15 डिग्री के बीच में कितने देर का अंतर होता है, 1 घंटे का। मतलब अर्थ 15 डिग्री रोटेट करेगा कितना, 1 घंटे में। अभी यहाँ पर कितना है 29 डिग्री यानी 15 इंटू 2 करो, मतलब 15 डिग्री बराबर कितना, ओके 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट यानी 1 आवर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर 30 डिग्री बराबर बोले तो 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स, है ना। और ये यहां से यहां तक कितने डिग्री का डिफरेंस है 29 यानी ऑलमोस्ट 30 डिग्री, यानी ऑलमोस्ट यहां से यहां तक के सनराइज में कितना देर का डिफरेंस होगा, यानी ऑलमोस्ट 2 आवर्स। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? पक्का क्लियर है या नहीं, पक्का ना। तो यहां से यहां तक अभी अर्थ कैसा घूम रही है, इधर से इधर, और सन यहां है। तो अभी ये सन का डायरेक्ट लाइट इस पर पड़ रहा होगा, अभी थोड़ा ये और घूमेगा तो सन का डायरेक्ट लाइट फिर ये वाला पोजीशन फिर इधर ट्रेवल करके इधर आएगा। तो अभी सन का डायरेक्ट लाइट यहाँ पर 89 डिग्री है ये ईस्ट, तो सन का डायरेक्ट लाइट इस पर पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक सन के लाइट को आने में कितना टाइम लगा 4। तो उसी तरह सन के डायरेक्ट लाइट को यहाँ तक आते आते कितना समय लगेगा 120 मिनट ऑलमोस्ट। ठीक है, अप्रॉक्स यानी 2 घंटे का डिफरेंस। तो अभी बताइए यहाँ पर बज तो रहा है 7, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल टाइम यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 7 बजे सूर्यास्त हुआ सनसेट हुआ तो यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सनसेट हो चुका होगा। भले ही टाइम 7 बज रहे हैं दोनों ही जगह, लेकिन एक्चुअल सनसेट वहां 2 घंटे पहले ही हो गया होगा। डू वी अंडरस्टैंड? तो इसके बारे में क्या परेशानी आती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या परेशानी आती है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे जब टाइम जोन के बारे में बात करेंगे। और आगे भी इससे थोड़ा पढ़ेंगे, डे लाइट सेविंग टाइम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, क्या एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार से। बस अभी जानते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का। तो सनराइज और सनसेट में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होगा, पक्का याद रहेगा ना यहाँ पर। तो चलिए अभी हम लोग जीएमटी एंड आईएसटी के बारे में समझते हैं। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले एक चीज बताओ, यहाँ पर है अभी इंडिया में भी अभी बोल रहा है कि ये हमारे यहाँ सनसेट होता है, तो चलो अभी थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये बोल रहा है हमारे यहाँ सनसेट हो गया। ठीक है, आप ये बोलेगा ना कि हमारे हिसाब से घड़ी सेट करो, ये बोलेगा अरुणाचल प्रदेश क्या बोलेगा हमारे हिसाब से पूरे इंडिया में घड़ी सेट करो, ये बोलेगा नहीं नहीं हमारे हिसाब से करो। ठीक है, ये हमारे हिसाब से करो, तो झगड़ा तो होगा ना। तो क्या बोला कि अभी घड़ी में मान लो हमें 12 बजाने हैं। अभी देखो 12 कब बजाते हैं, ऐसे नॉर्मली आइडियली 12 कब बजते हैं, जब सन डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली सर हमारे मिडवे में है, एकदम हमारे ऊपर में। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये एकदम दोपहर का वक्त है यानी 12 बज गए। ठीक है, तो अभी सन का डायरेक्ट लाइट तो यहाँ पर है, अगर मान लो सन यहाँ पर है तो सन का डायरेक्ट लाइट तो कभी यहाँ पर होगा, सन का डायरेक्ट लाइट कभी यहाँ पर भी होगा, कभी यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि ये तो घूम रही है। तो कभी ना कभी ये मेरिडियन तो सन के डायरेक्ट लाइट पर आएगा, तो कभी ना कभी आएगा। तो हर मेरिडियन पर जो भी स्टेट है वो बोलेगा हमारे हिसाब से करो, कि जब सन का डायरेक्ट लाइट हमारे ऊपर पड़ता है तब आप 12 बजाओ घड़ी में, और पूरे इंडिया को बोलो 12 बजाएगा। डू वी अंडरस्टैंड?
तो कितना झगड़ा होगा, एक बात सोचो। तो अभी बोलो कि गुजरात के हिसाब से करना चाहिए या फिर ये अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से करना चाहिए, या बिहार के हिसाब से, या बंगाल के हिसाब से करना चाहिए, या बीच में यूपी है, मध्य प्रदेश है, उसके हिसाब से करना चाहिए, किसके हिसाब से करना चाहिए? तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा ना, किसी को भी ये परेशानी हो सकती है। तो फिर पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ये परेशानी हो सकती है हर कंट्री के साथ, क्योंकि हर कंट्री का तो एक पॉइंट पर तो कोई कंट्री होगा नहीं, उसका तो स्ट्रेच होगा तो सूरज पहले कहीं उगता होगा, बाद में कहीं सबसे लास्ट में कहीं डूबता होगा। तो इसके कारण से ये परेशानी से निपटने के लिए पूरे वर्ल्ड ने अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन्स बनाए। ठीक है, उसके हिसाब से कोई भी कंट्री किसी भी टाइम जोन को लेकर के अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित कर सकता है। ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होगा, ये जो लंदन से क्रॉस करता है, यानी 0 डिग्री मेरिडियन। तो अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम देखना होगा तो हम किसको देखते हैं, जीएमटी। तो अगर हम जीएमटी के हिसाब से चलते हैं तो समझ लेना कि हम लंदन के हिसाब से चल रहे हैं। लंदन क्यों? क्योंकि वो ग्रीनविच सिटी जो है ना, उसके एकदम बाजू में है। ठीक है, समझ गए? तो अगर ये 0 डिग्री भी तो कभी कभी ऐसे ट्रेवल करके यहाँ सन के पास आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर ये 0 डिग्री यहाँ पर सन के डायरेक्ट नीचे आया, तब हम बोलेंगे पूरे वर्ल्ड में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और उसके हिसाब से घड़ी सब लोग सेट कर लेंगे। डू वी अंडरस्टैंड? तो पूरा वर्ल्ड किसके हिसाब से चलता है, जीएमटी के हिसाब से चलता है। लेकिन अभी जीएमटी के हिसाब से हम करेंगे कि अभी बोल लो वो हमसे 5.5 घंटा पीछे है, तो अभी करेंगे तो हमारे यहाँ तो पूरा रात हो गया है पूरा, तो हम तो बोल नहीं सकते हैं अभी इस हिसाब से। ठीक है, तो हमें अपना टाइम अपने हिसाब से सेट करना होगा। उसको किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। इन ब्रीफ अभी बता रहा हूँ, अभी डिटेल्ड वे में नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसको उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। तो हमारा कंट्री का नाम इंडिया है, तो हम अपने लिए क्या नाम रखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो भी अंडरस्टैंड? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हमने क्या किया कि इंडिया के बीचों बीच से जो लाइन जाती है ना, जो मेरिडियन पास करती है ना, हम उसको ही अपना स्टैंडर्ड टाइम घोषित करें। मतलब उस मेरिडियन पर अगर सन का डायरेक्ट रे पड़ता है तो हम पूरे इंडिया को बोलेंगे कि 12 बजे। पक्का बात समझ में आ रही है ना? तो इंडिया के बीचों बीच से ये मेरिडियन जा रहा होगा, जा रहा होगा या नहीं? पक्का। तो अगर ये मेरिडियन कभी तो यहाँ आएगा, तो अगर इस पर सन का डायरेक्ट रे पड़ा तो उस समय हम बोलेंगे पूरे इंडिया में 12 बजा, और उसके हिसाब से पूरी घड़ी चलाएंगे। चाहे ये यहाँ पर भले ही सन पहले निकल गया हो और यहाँ भले ही बाद में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलेंगे पूरे इंडिया में 12 बजे। डू वी अंडरस्टैंड? इसको क्या कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन एक कैच है यहाँ, ये इंडिया के बीचों बीच से गया तो मेरिडियन? द आंसर इज नो। इंडिया का बीचों बीच मेरिडियन, ये बीचों बीच दिखने में लग रहा है, लेकिन अगर इस दोनों के एक्सटेंट के बीच में बोले तो इधर का डिस्टेंस तो बहुत कम है, इधर का तो आपने ज्यादा ले लिया, तो ये बीचों बीच इंडिया का मेरिडियन नहीं जा रहा है। तो इंडिया के बीचों बीच अगर मेरिडियन के बारे में बात करें तो वो किधर से जा रहा होगा, इस दोनों के बीच में बोल रहे हैं, ये दोनों के बीच से क्रॉस करना चाहिए, तो समवेयर वो यहाँ से गुजरेगा। देखिए अभी इधर से इधर पे डिस्टेंस वही है और ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली स्केल पर नहीं खींचा है तो थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन अभी आपको स्केल पर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है जीएमटी और इस पे, तो अभी उसके बारे में हम लोग सीख लेंगे पहले थोड़ा। तो यहाँ पर है, देखिए इंडिया के बीचों बीच जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट बीचों बीच। अभी यहाँ पर कितना था आप मुझे बताओ, 68.7, और यहाँ कितना था, 98 पॉइंट, श्योर हो ना, या 97 था? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एकदम श्योर हो, अभी तुरंत पढ़ा है इसलिए। कितना था, नहीं, तो ऑलमोस्ट 29 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 15 डिग्री ट्रेवल करना है, इधर से इधर 15 डिग्री ट्रेवल करना है, तो लगभग एकदम बीचों बीच में। तो बीचों बीच में कौन सी लाइन जा रही है, 82.5। ठीक है, अब वो 30 मिनट्स है, 60 नहीं है, 82, वो मिनट में लिखा है, मैं आपको डेसिमल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 82.5 भी लिख सकते हो। अगर डिग्री और मिनट में लिखना है तो 82.3 लिखो। समझ गए? आप मिनट में लिख रहे हो ना, तो मिनट में क्या लिखोगे, 60 का आधा क्या होता है, 30, तो आपने आधा लिखा है, तो आप 82.5 लिखते हो नॉर्मली, तो आप 82.5 लिख सकते हो। ओके, इंडिया का टाइम जोन कितना है, 82.5 डिग्री। किधर, ईस्ट या वेस्ट? क्यों? पक्का समझ में बात आई है ना, कि ऐसे सिर्फ गेस वर्क तो नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आगे। ईस्ट में है, पक्का? ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा ब्लैंक स्पेस ज्यादा है तो यहाँ समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ये लिया, ध्यान देना। ठीक है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, लंदन से होकर के जो गुजरती है, ग्रीनविच से होकर के, ये 0 डिग्री है। इंडिया यहाँ पर है,
समवेयर यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। और इंडिया के बीचों बीच से कौन सी जा रही, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट। ओके, यहां से यहां तक 0 से 82 कितनी बार 15 आया इसमें, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, कितनी, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, एक 15 डिग्री बराबर, अरे 0 से 15, मान लो पहला वाला 15 डिग्री यहाँ होगा, फिर दूसरा 15 यानी 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 और फिर 75, और उसके बाद आया होगा ना 82.5, तो ऐसे करके कितने 15 डिग्री आए, 5 बार, तो 5 घंटे है ना। अभी देखो 75 प्लस 7.5 डिग्री इज इक्वल टू कितने हो रहे हैं, 82.5 डिग्री हो रहे हैं या नहीं। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 7.5 यानी 15 का आधा, कितना घंटा, आधा घंटा या 30 मिनट्स। तो ये 5 घंटा ये ले लो और 30 मिनट्स और, तो कितना, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इससे हम लोग, सूरज हमारे यहाँ पहले निकल रहा है या बाद में, पहले, तो हमारे यहाँ टाइम क्या होगा, पहले होगा, तो हम उससे 5.5 घंटा आगे हैं। डू वी अंडरस्टैंड। तो जीएमटी से हमारा टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे, 5.5 घंटा, ठीक है। और कितने डिग्री का डिफरेंस है, 82.5। तो ये जो मेरिडियन है 82.5, ठीक है, इसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया अगर आपको बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, 82.5 डिग्री इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से स्टेट से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास करती है, यानी 82.5 डिग्री या 82 डिग्री और 3 मिनट्स। अगर डिग्री मिनट में लिखोगे तो 30 मिनट्स लिखना, ठीक है, समझ गए। तो अभी यहां तक देखते हैं। तो यहां से लेकर के यहां कौन सा, पहले ये कौन सा स्टेट है, यूपी, यूपी से गुजरती है। दूसरा ये कौन सा स्टेट है, एमपी, तो एमपी से होकर के गुजरती है। ये कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 स्टेट से होकर के गुजर रही है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेट से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है, ठीक है। और एग्जैक्टली जिस सिटी और जिस गांव से होकर के गुजरती है उसका नाम क्या है, मिर्जापुर। वैसे नाम तो ऐसे भी सुना होगा इसका, ठीक है, याद रहेगा ना कौन कौन से। और क्या बोला, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन बिहार से होकर के गुजरती, आंसर इज नो। झारखंड से नो, वेस्ट बंगाल से नो, छत्तीसगढ़ से यस, मध्य प्रदेश से यस, उत्तर प्रदेश से यस, उड़ीसा से यस, तेलंगाना से नो, आंध्र प्रदेश से यस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, याद रहेगा पक्का, कोई डाउट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ठीक है। यहां तक सीख लिया ना, ठीक है। लैटिट्यूड सीखा, लॉन्गिट्यूड सीखा, एग्जैक्टली नहीं बल्कि कुछ ही चीज उसके बारे में सीखे, लेकिन थोड़ा बहुत सीखा है अभी। तो ये वाला जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, अभी याद करने के लिए आसान तरीका है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अगर आपको जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, ठीक है, जो लंबा है लॉन्गिट्यूड, ऐसे ही याद कर लो, लॉन्ग लंबा, तो लॉन्गिट्यूड, लेटा हुआ है लैटिट्यूड, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन भी मोर और लेस मिलता है, तो आपको याद करने में आसानी होगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 0 डिग्री इक्वेटर, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री साउथ है, ठीक है। अभी इसी तरह से मैं आपको बोला ना कि ये भी एक लैटिट्यूड होगा, ये भी लैटिट्यूड, ये भी होगा होगा इस तरह से बहुत सारे लैटिट्यूड्स होंगे। तो ये सारे जो लैटिट्यूड्स होंगे उसी में एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स हैं कुछ, जो कि एक 90 डिग्री लैटिट्यूड होगा, ठीक है। एक कितना होगा बोलिए, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, और दूसरा एक होगा 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। ये नॉर्थ, ये साउथ में 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, ये साउथ में होगा, और ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंट लैटिट्यूड है, उसी में से एक है 23.5
हाफ डिग्री, ये नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। अभी ये प्रोमिनेंट लैटिट्यूड में हमने 66.5 और 23.5 ही क्यों लिया है? कोई और डिग्री भी ले सकते थे और हाफ वगैरह क्यों लिए? इसके बारे में हम लोग कभी और पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लेना कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से गुजरती है और ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से गुजर रही है, ये नॉर्थ कहलाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ कहला रहा है, इसका एक और नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में तो है नहीं। जब सदर्न हेमिस्फीयर में है नहीं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात ही नहीं हो। ठीक है, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। पक्का? अभी इंडिया उसमें है तो इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच से ये लाइन जाती है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ब्लैक लाइन। ठीक है, तो कितने स्टेट्स कवर कर रही है? 5, 6, 7, 8, 9, इसी में एक आंसर है। नहीं, अभी इधर मत देखो। ठीक है, गेस करना है कितने स्टेट्स आप गेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट बीचों बीच जा रही है, कितने? 5, 6, 7, 8, अच्छा 4 ही ऑप्शन देते हैं, 5 ऑप्शन में ज्यादा हो जाएगा। 7, 8, 9, 3 ही ऑप्शन दिया। चलो ऐसे ही गेस करना है। आपको लगता है बीचों बीच कौन कौन से स्टेट्स होंगे? तो 7 या 8। चलिए अभी देखते हैं। अभी आपने इधर वाले स्टेट्स को शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इधर से सबसे पहला स्टेट कौन सा होगा? गुजरात। अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं सबसे पहले गुजरात। राजस्थान का थोड़ा सा टिप टच करता है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो राजस्थान का इतना सारा हिस्सा वो टच कर रहा है, तो दूसरा स्टेट राजस्थान। ठीक है, तो चलिए तीसरा स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा हिस्सा अगर इंडिया में किसी स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा स्टेट। चौथा स्टेट लिखे, मध्य प्रदेश का ही भाई ये था। ठीक है, छत्तीसगढ़ 2000 तक तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 2000 के बाद से ये चेंज हुआ। इसके बाद झारखंड और उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा त्रिपुरा का और थोड़ा सा हिस्सा ऑलमोस्ट मिजोरम को बीचों बीच काटती है। ठीक है, तो मिजोरम इज द ओनली स्टेट, ठीक है, जिसको कि लगभग ये बीचों बीच काटती है अपार्ट फ्रॉम झारखंड। ठीक है, लेकिन झारखंड का ये ऊपरी टिप बहुत ऊपर है इसीलिए ऑलमोस्ट बीचों बीच नहीं बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट बीचों बीच, ऑलमोस्ट ये कौन से स्टेट को टच कर कट कर रही है? वो मिजोरम को, ये याद रखना। ठीक है, दिखने में झारखंड भी आपको लगेगा बट एग्जैक्टली जो कॉर्नर इसका है ऊपर का, नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर, वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक है, पक्का? तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। सो देयर आर ओनली 8 स्टेट्स। नो उड़ीसा इज इन्वॉल्व। आपको उड़ीसा उधर से याद था, प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजर रही है, तो वो दोनों मिसमैच मत करना, याद रहेगा? पक्का? ओके ना, अभी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, कैंसर तक ही रुकेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आज छोड़ देंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को डिवाइड करता है, तो ये देखो 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला हिस्सा को सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ना, देखो ध्यान देना इधर, ये इक्वेटर, ध्यान से समझना, ये इक्वेटर है, ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये वाला जो हिस्सा है ना पूरे पृथ्वी का, इसको कौन सा हिस्सा बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन, जहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकाना जूस पिया है? पिया या नहीं पिया है? नाम सुना है? तो ट्रॉपिकल फ्रूट से बनता है, इसीलिए उसने अपना नाम ही रखा ट्रॉपिकाना। ये अलग बात है, उसमें बाद में सब ट्रॉपिकल से लेकर के टेम्परेट फ्रूट्स तक के जूस आ गए। ट्रॉपिकल फ्रूट कौन कौन से होंगे जो गर्म जगह पर होते हैं? एप्पल क्या लगता है ट्रॉपिकल फ्रूट है? वो गर्म जगह में होता है या कश्मीर में होता है? ठीक है, तो ठंडे जगह पर होता है, यानी कि वो टेम्परेट, ठंडा जैसे होता है। जैसे जैसे ठंडा बढ़ेगा तो पहले क्या होगा, डिग्री कैसे बढ़ेगा? गर्मी बहुत ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम यानी वार्म। ये इधर क्या होगा? हॉट, हॉट से कम वार्म, वार्म से कूल, कूल से कोल्ड।
समझ रहे हो डिग्री? पहला क्या था? हॉट, उसके बाद वार्म, उसके बाद कूल, उसके बाद कोल्ड। तो पहला जो हॉट वाला रीजन है वो कौन सा है? ट्रॉपिकल। उसके बाद वार्म वाला जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ये इसके यहां से यहां तक ऑलमोस्ट, यहां से 45 डिग्री से 50 डिग्री पकड़ लो। ठीक है, ये लेते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 45 से 50 डिग्री वाला जो रीजन है, कैसा रीजन है वो? सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल के ऊपर अगर हम लोग यहाँ वाला रीजन लेते हैं, ये इस तरह से, तो ये वाला रीजन ऑलमोस्ट 65 तक चले जाओ। ठीक है, तो वो मतलब 45 टू 65 तक चले जाओ तो वो कौन सा रीजन होगा? टेम्परेट। ठीक है, इसको कौन सा रीजन बोलेंगे? टेम्परेट। और इससे ऊपर जहां हमेशा बर्फ जमी रहेगी ऑलमोस्ट पूरे एंटायर ईयर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट जोन या फ्रीजिड जोन। ठीक है, फ्रीजिड जोन। ठीक है, तो अभी इंडिया में देखो, ये वो ट्रॉपिकल रीजन में कितना दूर से कितने दूर तक है? तो यहां से यहां तक कौन से रीजन में था? यहां से यहां तक का जो रीजन था ट्रॉपिकल रीजन में, हॉट वाले में। और वार्म वाले रीजन में इतना सारा आ गया। ठीक है, तो ये सारा कौन सा हो गया? सब ट्रॉपिकल, और बाकी ट्रॉपिकल। समझ में बात है? थक गए? चलिए, तो यहाँ तक ही रहने दीजिए। अभी कुछ चीज़ें और थी जो हम लोग और करते, लेकिन अभी थोड़ा आप लोगों को इस सर पर और प्रेशर ना पड़े, इसलिए अभी यहाँ तक ही फिनिश करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।